नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए और बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने, समझने और दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है खाम फानगोन गुतु दुल यानी द रियली गुड फन कार्टून बुक ऑफ एनएलपी, जिसे फिलिप मिलर ने लिखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और सफल कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग में छिपा है। किताब की शुरुआत में ही लेखक ने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी साझा की है। एक बार मेंढकों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। तभी उनमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी मेंढकों ने ऊपर से देखा और चिल्लाने लगे कि गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम्हारा मरना तय है। उन दोनों में से एक मेंढक ने ऊपर वालों की बात सुन ली और निराश होकर हार मान ली, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार पूरी ताकत से छलांग लगाता रहा। ऊपर वाले मेंढक जितना चिल्लाते कि हार मान लो, वह उतनी ही जोर से छलांग लगाता। और अंततः एक चमत्कार हुआ और वह मेंढक गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आने पर बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? तब एक बूढ़े मेंढक ने बताया कि वह मेंढक दरअसल बहरा है। उसे लग रहा था कि ऊपर खड़े सभी मेंढक उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यही हमारे जीवन का सच है। दूसरों की नकारात्मक बातें हमें नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर सकारात्मकता का चश्मा पहन लें तो हम किसी भी गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनएलपी क्या है? एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी हमारा दिमाग और हमारी 5 इंद्रियां जिनसे हम दुनिया को महसूस करते हैं। लिंग्विस्टिक यानी हमारी भाषा, चाहे वो शब्दों में हो या हमारे शरीर की भाषा। और प्रोग्रामिंग का मतलब है हमारे व्यवहार और सोचने के तरीके जिन्हें हम समय के साथ विकसित करते हैं। जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर द्वारा विकसित यह तकनीक हमें बताती है कि हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं। लेखक इसे एक जीवन के टूलबॉक्स की तरह देखते हैं। जैसे एक टूलबॉक्स में कई औजार होते हैं, वैसे ही एनएलपी में ऐसे औजार हैं जो हमें खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। इसमें 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिनमें से पहला है तालमेल या रेपो बिठाना। अगर आप दूसरों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते तो आप कभी भी प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, लेखक ने 10 ऐसे दिलचस्प विचारों पर चर्चा की है जो एनएलपी का आधार हैं। पहला विचार यह है कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल फीडबैक होता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग असफलता से बहुत डरते हैं। लेकिन जरा उन महान खिलाड़ियों के बारे में सोचिए। एक बेहतरीन स्ट्राइकर भी अगर 10 बार गोल की तरफ किक मारता है तो शायद 5 बार ही गोल कर पाता है। तो क्या बाकी की 5 किक असफलता थीं? बिल्कुल नहीं। वो उन किक से सीखते हैं। सैमुअल बेकेट ने कहा था, असफल हो, फिर से असफल हो, लेकिन बेहतर तरीके से असफल हो। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वो असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाती है। दूसरा विचार यह है कि अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो कुछ और आजमाएं।
अक्सर हम एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करते हैं और अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं, जिसे पागलपन कहा जा सकता है। अगर आपका कंप्यूटर खराब हो गया है और आप बार बार एक ही बटन दबा रहे हैं, तो वह ठीक नहीं होगा। आपको रुकना होगा, एक गहरी सांस लेनी होगी और कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। तीसरा विचार है कि हमारे पास वो सभी संसाधन मौजूद हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या करना है या मेरे पास सही साधन नहीं हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर खोजें, किसी विशेषज्ञ से बात करें या किसी किताब को पढ़ें, तो आपको समाधान मिल ही जाएगा। चौथा विचार कहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कर सकता है, तो दूसरे भी उसे कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कभी भी टाइगर वुड्स की तरह गोल्फ नहीं खेल सकते, तो आपकी यह सोच ही आपको रोक रही है। अगर आप सही तरीके से अभ्यास करें, तो आप भी वो सब सीख सकते हैं। पांचवा विचार है कि हम हमेशा उस समय के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प चुनते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया या गलत फैसला लिया, लेकिन उस पल में उस व्यक्ति के नजरिए से वही सबसे सही विकल्प था। छठा विचार है कि हमारा शरीर और दिमाग एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं। जब आप खुश होते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसी तरह अगर आप उदास हैं लेकिन जानबूझकर मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और अपनी शारीरिक मुद्रा को सीधा रखते हैं, तो आपका दिमाग भी अच्छा महसूस करने लगेगा। सातवां विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कोई अपनी अलग दुनिया के नक्शे के अनुसार काम करता है। दोस्तों, हम सब अलग हैं। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। इसे एनएलपी में मैप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हो सकता है आप एक बगीचे में चल रहे हों और आपको खूबसूरत फूल दिखाई दें, जबकि आपके साथ चल रहे व्यक्ति को केवल वहां उगी हुई जंगली घास दिखाई दे। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। आठवां विचार इसी से जुड़ा है। आपका नक्शा ही असली दुनिया नहीं है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमें उनकी दुनिया के नक्शे को समझना पड़ता है। लेखक अपने पिता का उदाहरण देते हैं, जो एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। वहां के लोगों के लिए समय का कोई मतलब नहीं है। जब वे बिंगो खेलते हैं, तो कुछ को नंबर सुनाई नहीं देते, कुछ को दिखाई नहीं देते, लेकिन वे उस पल का आनंद लेते हैं। अगर आप उनकी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आपको अपने नियमों का नक्शा बाहर छोड़ना होगा। नौवां विचार कहता है कि आप संवाद करने से बच नहीं सकते। भले ही आप कुछ न बोलें, आपका चुप रहना, आपके चेहरे के भाव, सब कुछ न कुछ संवाद कर रहे होते हैं। और 10वां विचार है कि आपके संवाद का अर्थ वह प्रतिक्रिया है जो आपको मिलती है। अगर आपने किसी को कुछ समझाया और उसे समझ नहीं आया, तो यह उसकी गलती नहीं है कि वह बेवकूफ है, बल्कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने समझाने का तरीका बदलें। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं इंसान के व्यक्तित्व की। लेखक ने व्यक्तित्व को एक प्याज की तरह बताया है, जिसकी कई परतें होती हैं। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, तो हम केवल बाहरी परतें देखते हैं। पहली परत है पर्यावरण, यानी व्यक्ति कहाँ है और किसके साथ है। दूसरी परत है व्यवहार, यानी व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। तीसरी परत है क्षमता, यानी व्यक्ति के कौशल और ज्ञान क्या हैं।
इसके बाद अंदर की परतें आती हैं जो गहराई में छिपी होती हैं। चौथी परत है विश्वास और मूल्य, यानी उस व्यक्ति के लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। पांचवी परत है पहचान, यानी वह व्यक्ति खुद को क्या मानता है। और छठी और सबसे गहरी परत है उद्देश्य, यानी उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम किसी से तालमेल बिठाना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे इन अंदरूनी परतों को समझना होता है। लेकिन ध्यान रहे, दूसरों की परतों को समझते समय हमें 3 R यानी रिस्पेक्ट, रीएश्योरेंस और रिकॉग्निशन, सम्मान, आश्वासन और मान्यता का पालन करना चाहिए। हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। चलिए अब हमारी 5 इंद्रियों के बारे में बात करते हैं। हम सब दुनिया को महसूस करने के लिए अलग अलग इंद्रियों का ज्यादा उपयोग करते हैं। कुछ लोग विजुअल यानी देखकर सोचने वाले होते हैं। वे बातचीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है, जरा इस तस्वीर को देखो, या मेरा नजरिया यह है। दूसरे लोग ऑडिटरी यानी सुनकर सोचने वाले होते हैं। वे कहेंगे यह बात मुझे सही सुनाई दे रही है, क्या तुमने मेरी बात सुनी, या यह मेरे कानों को अच्छा लग रहा है। और तीसरे प्रकार के लोग काइनेस्थेटिक यानी महसूस करके सोचने वाले होते हैं। वे चीजों को भावनाओं के स्तर पर तौलते हैं। वे कहेंगे मुझे इसमें कुछ कड़ापन लग रहा है, यह बहुत नरम है, मुझे यह बात दिल पर लगी है, या मुझे इसका दबाव महसूस हो रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति के पसंदीदा तरीके को पहचान लें तो आप उसी की भाषा में उससे बात कर सकते हैं, जिससे आपका तालमेल बहुत मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पुरानी महक को सूंघकर अपने बचपन को याद किया है, या कोई खास गाना सुनकर आपको किसी की याद आ गई हो? इसे NLP में एंकरिंग कहते हैं। हमारा दिमाग किसी खास भावना को किसी आवाज, दृश्य या स्पर्श के साथ जोड़ लेता है। एंकर सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। जैसे अगर आप किसी को सिगरेट पीते देखते हैं और आपको वो नापसंद है, तो आपका चेहरा अपने आप सिकुड़ जाएगा। वहीं अगर आप अपने किसी पसंदीदा समुद्र तट की तस्वीर देखते हैं तो आपके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाएगी। हम जानबूझकर भी सकारात्मक एंकर बना सकते हैं। जब भी आप बहुत खुश हों या ऊर्जावान महसूस कर रहे हों तो अपनी उंगलियों को एक खास तरीके से दबाएं। बार बार ऐसा करने से अगली बार जब आप उदास होंगे और अपनी उंगलियों को वैसे ही दबाएंगे तो आपका दिमाग तुरंत उस खुशी वाले पल में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे के नजरिए को समझने की। कई बार बहस के दौरान हम सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेखक इसके लिए एक शानदार तरीका बताते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 2 कुर्सियों के सामने खड़े हैं। पहली कुर्सी पर बैठकर आप अपने नजरिए से पूरी घटना को सोचें, फिर उठें और दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएं। अब खुद को उस दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखें और उसकी नजर से पूरी घटना को देखें। आपको महसूस होगा कि वो क्या सोच रहा था और उसे कैसा लग रहा था। इसके बाद तीसरी जगह पर खड़े होकर एक दर्शक की तरह दोनों को बात करते हुए देखें। इस तरीके से आप किसी भी विवाद को बहुत ही समझदारी से सुलझा सकते हैं। लेखक ने एक बहुत ही मजेदार शब्द का इस्तेमाल किया है, स्टफोमीटर। बातचीत करते समय यह मीटर मापता है कि आप कितने प्रतिशत अपने बारे में सोच रहे हैं और कितने प्रतिशत सामने वाले के बारे में। अगर आपका मीटर 100% पर है
तो आप सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं और सामने वाले की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। एक अच्छे संवाद के लिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान सामने वाले पर भी केंद्रित करें। दोस्तों, सुनना संवाद का सबसे अहम हिस्सा है और सुनने के भी 4 स्तर होते हैं। पहला है दिखावटी सुनना, जहां हम टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए बस हम महम करते रहते हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं सुन रहे होते। दूसरा है बातचीत वाला सुनना, जहां हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम अपनी बात रखें। तीसरा है सक्रिय सुनना, जहां हम पूरा ध्यान लगाकर सुनते हैं। और चौथा है गहरी सुनवाई, जहां हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बोलने वाले पर होता है। हम उसकी भावनाओं को समझते हैं और अपनी तरफ से कोई भी राय या सलाह बीच में नहीं देते। जब आप किसी को गहराई से सुनते हैं तो वो इंसान आपके साथ बहुत जुड़ाव महसूस करता है। इसके अलावा हमारी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। हम अक्सर बातों का सामान्यीकरण कर देते हैं, जैसे सभी लोग ऐसे ही होते हैं या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। हम बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, जैसे उसने मुझे देखा तक नहीं, पक्का वो मुझसे नाराज है। ये सब हमारे दिमाग की धारणाएं हैं जो जरूरी नहीं कि सच हों। हमें इन धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या सच में ऐसा है, या तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि हमारा दिमाग नकारात्मक शब्दों को नहीं समझ पाता। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नीले रंग के हाथी के बारे में मत सोचिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? एक नीला हाथी। यही कारण है कि जब हम बच्चों से कहते हैं कि दीवार पर मत लिखो, तो वो वही काम करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। यह मत करो कहने के बजाय यह करो कहना चाहिए। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह मत कहिए कि मुझे अपना मोटापा कम करना है, बल्कि यह कहिए कि मुझे एक स्वस्थ और फिट शरीर पाना है। जीवन में लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अपने भविष्य की कल्पना करें। आज से 5 या 10 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं? उस पल में आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? आपके आसपास क्या होगा? आप क्या सुन रहे होंगे? जब आप इस सकारात्मक छवि को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप उन रास्तों को खोजने लगता है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। और अंत में दोस्तों, कोई भी ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। किताब के अंत में लेखक ने महात्मा गांधी की एक बहुत ही सुंदर कहानी साझा की है। एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास आई और बोली, बापू, मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, कृपया इसे मना कर दीजिए। गांधी जी ने कहा, बहन, तुम 3 हफ्ते बाद आना। 3 हफ्ते बाद जब वो महिला दोबारा आई तो गांधी जी ने बच्चे से कहा, बेटा, गुड़ खाना छोड़ दो, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। महिला ने हैरानी से पूछा, बापू, यही बात आपने 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं कही? गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि 3 हफ्ते पहले तक मैं खुद गुड़ खाता था। इस कहानी का सार यही है कि दूसरों को बदलने से पहले या कोई भी नई शुरुआत करने से पहले हमें खुद पर काम करना होगा। एनएलपी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल देगी, बल्कि यह एक अभ्यास है। आपको अपनी भाषा, अपने विचारों और अपने व्यवहार पर लगातार ध्यान देना होगा। जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे,
तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने शब्दों पर ध्यान दें, दूसरों की दुनिया के नक्शे को समझने की कोशिश करें और सबसे अहम बात, अपने अंदर की असीम शक्तियों पर विश्वास करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और इस द रियली गुड फन कार्टून बुक ऑफ एनएलपी के सिद्धांतों ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट, खुश रहिए, सकारात्मक सोचिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार और धन्यवाद।